हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। कल हम लोग पढ़ लिया था विविधता। पहला चैप्टर विविधता की समझ, दूसरा विविधता एवं भेदभाव, विविधता एवं भेदभाव दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे। और आज तीसरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, वो आपका है सरकार। सरकार तो पहले हम लोग पीछे के चैप्टर को रिवीजन कर लेते हैं। पीछे का चैप्टर को रिवीजन करते हैं, देखते हैं तो विविधता क्या है। विविधता क्या है? विविधता के कितने कारक हैं? आंसर दीजिए। विविधता के कितने कारक हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। विविधता के कारकों का बारे में बताएं। चैप्टर 1 विविधता के कारक 4 कौन कौन से हैं? कौन कौन से विविधता के कारक हैं? 4 कारक में बताइए। पहला कारक क्षेत्रीय विविधता, पहला प्रकृति क्षेत्रीय विविधता। दूसरा आर्थिक विविधता। तीसरा सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता। और चौथा कौन सी है? धार्मिक विविधता। यहाँ सामाजिक को जातीय विविधता भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये थी विविधता। अब विविधता में भेदभाव, विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता एवं भेदभाव चैप्टर 2, इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सबसे पहला चीज था पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा आपका सबसे पहला चीज क्षेत्र में किसी को पहले से के बारे में कि वो इस प्रकार का व्यक्ति, जैसे कोई कहे नहीं पढ़ सकती हैं, तो वो पहले से मन में बना हुआ एक विचार है, या फिर पितृसत्तात्मकता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जो कि हम लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि संपत्ति सिर्फ जो है, संपत्ति वो सिर्फ लड़कियों, ये पुत्रों को ही मिलेगा। घर के होती है तो संपत्ति पुत्रों को ही मिलता है, पुत्रियों की नहीं। ये एक पूर्वाग्रह है। अब इस पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव उत्पन्न होती है लड़कों और लड़कियों में। और जब ये भेदभाव, यही पूर्वाग्रह जब व्यवहारिक तौर पे आता है तो उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़िवादिता से क्या होगा? असमानता उत्पन्न होती है। असमान और भेदभाव दूर करने के लिए भारतीय संविधान है, तो वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक समानता से संबंधित है, समानता के। तो समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान का 12 से 35 मौलिक अधिकार है। हम पूछ रहे हैं का अधिकार, समानता का अधिकार कहां से कहां तक वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। तो एक बार ये बताइए, अनुच्छेद 14 से 18 तो जातीय भेदभाव को नष्ट करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है?
ये भेदभाव को नष्ट करने के लिए कौन सा अनुच्छेद, जातीय भेदभाव को नष्ट करने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव, जल्दी से आंसर दीजिए, धर्म के आधार पर। उसके बाद अवसर के विषय में समानता, लोक नियोजन में अवसर के आधार पर समानता, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद अनुच्छेद 15 और अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं आज के लिए। तो पहला चीज है ये सरकार, हाँ आएगा। तो सरकार, अगर हम लोग संविधान पढ़ेंगे, शासन सरकार के अंतर्गत है। जन भागीदारी, अगर हम लोग को स्थानीय शासन के बारे में जानकारी ना हो तो नहीं लिख सकते। क्या क्या होगी, सरकार के अंतर्गत पढ़ना होता है, ठीक है। फिर है राजस्थान पीसीएस में पूछा जाता है स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से संबंधित प्रश्न। उसके बाद फिर आपको मिलेगा बीपीएससी में भी स्थानीय शासन। अब हम लोग देखते हैं सरकार। तो सरकार क्या है, सरकार क्या है, सरकार क्या है, ये क्यों पढ़ेंगे। तो पहला चीज प्रश्न पूछा जाता है, लोकतंत्र के 75 वर्ष, निबंध आई थी, लोकतंत्र के 75 वर्षों में भारत किस ओर, या भारतीय लोकतंत्र 75 वर्षों में किस ओर। तो यहाँ पे जब लिखना होगा तो 700 शब्दों में लिखना होता है ऐसे, या तो उस 700 शब्दों में भारतीय लोकतंत्र 75 में किस, पहली चीज तो भारतीय लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है तो वो लोकतंत्र में क्या क्या आता है हमें ये जानना होगा। लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं होगा। दूसरी चीज के अंतर्गत क्या आता है ये जानने के बाद ये जानना पड़ेगा इसको हम लोग सही और गलत में कैसे डिवाइड करेंगे, तब इसमें लोकतंत्र किस ओर जा रही है ये लिखेंगे। तो सरकार जो राजनीतिक इकाई का शासी प्राधिकरण है, हर एक संगठन है जो राजनीतिक, सरकार एक इकाई का शासी, तो शासी प्राधिकरण कहने का मतलब ये होगा कि शासन करने वाला अधिकार। तो एक राजनीति का एक इकाई, तो राजनीति का एक इकाई है। दूसरी संगठन, तो एक संगठन है तो संगठन को, किसी भी संगठन को सफल होने के लिए क्या, तो सफल संगठन तब कहेंगे किसी भी चीज को, कोई भी संगठन को, उसमें 3-4 बातें होनी चाहिए। पहला, किसी भी संगठन का एक कार्यक्रम होता है, संगठन का एक कार्यक्रम होगी, संगठन का एक कार्यक्रम होगा। दूसरा चीज कि किसी भी संगठन का, किसी भी संगठन का एक कार्य पद्धति होगा, कार्यक्रम। दूसरा कार्य पद्धति, दूसरा आपको
कार्य पद्धति होगी एक, कार्य पद्धति। तीसरा क्या होगा? तो जन भागीदारी, जन भागीदारी। चौथा आपको क्या मिलेगा? तो जन भागीदारी के अलावा नेतृत्व, नेतृत्व। किसी भी संगठन को सफल होने के लिए चार चीज चाहिए। कार्यक्रम, अगर कोई संगठन है तो उसका कोई कार्य, जैसे आप हैं या कुछ बनाते हैं घूमने का, तो अब उस कार्यक्रम का एक कार्यपद्धति होगा कि में कैसे। दूसरी चीज, लोगों की भागीदारी होगी, 8-10 लोग या जितने भी लोग हैं सबका भागीदारी। उसके बाद नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा। तो वही कहा जाता है कि सफल नेतृत्व करता ही किसी संगठन को सफल बना सकता है। अब इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ? पहला इससे एक आता है, आया हुई है पिछले वर्षों में, वो 700 शब्दों में लिखने के लिए, जिसमें प्रश्न था भारतीय लोकतंत्र कहाँ। तो सबसे पहले चीज, तो भारतीय लोकतंत्र कहाँ, उसमें आंसर लिखने के लिए लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र में सरकार भी एक अंग है, और सरकार एक संगठन है जो राजनीति के इकाई का एक शासी प्राधिकरण है। दूसरी चीज, इसमें हमको जब संगठन के बारे में जानकारी होगी तो भाई संगठन में क्या होना चाहिए, तो लोग नेतृत्व होना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ जो है नेतृत्व, जो भी व्यक्ति जो सरकार कर रहा है वो अगर अच्छा है तो संगठन सफल होगा। फिर अगर कार्यक्रम उसकी अच्छी है, कार्यक्रम अच्छी है तो वो सफलता की ओर बढ़ेगा। अब कार्यक्रम अच्छी है, जैसे कोई भी नीति, सरकार नीति बनाती है किसी भी प्रकार का, अन्न जन धन योजना, इंदिरा आवास योजना, पीडीएस सिस्टम, ये सब अगर कार्यक्रम जो है, ये इनका एक कार्यपद्धति भी होती है। तो इनका कार्यपद्धति अगर सफल है तो इनमें लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। जन भागीदारी, जन भागीदारी, जन भागीदारी मतलब लोग अगर ईमानदारी पूर्वक, अगर जैसे पीडीएस सिस्टम में राशन वगैरह बढ़ता है तो उसको अगर लोग ईमानदारी पूर्वक लें, जो लेने के हकदार हैं वही लें, तो ही वह संस्था जो है या वह संगठन सफल होगा। मतलब वो सरकार, अगर संगठन सफल है तो वो सरकार भी सफल होगी, और जब सरकार सफल है तो वहां की लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र होगा। सफलता की राजनीतिक समाज में सत्तारूढ़ शक्ति, ठीक, समाज में सत्तारूढ़ शक्ति और वह तंत्र जिसके माध्यम से एक शासी का निकाय कार्य करती है और अधिकार का प्रयोग करती है। सरकार क्या है? तो राजनीतिक समाज में सत्तारूढ़ शक्ति, जिस जो सत्ता में हो उसके पास शक्ति, वह तंत्र जिसके माध्यम से एक शासी निकाय कार्य करता है, अधिकार का प्रयोग करता है। तो सत्तारूढ़ शक्ति जो होगा, जैसे आज जो भी सत्ता में है, बीजेपी है, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार भारत में, तो वो सत्तारूढ़ शक्ति है। वह तंत्र के माध्यम से एक शासी निकाय कार्य करता है, वह तंत्र के माध्यम से कार्य करता है और अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो उसे सरकार कहते हैं। कहा जाता है देश के समुचित संचालन के लिए निर्णय लेने के प्रत्येक देश में मौजूदा प्रणाली को सरकार कहा जाता है। देश को समुचित संचालन के लिए, पूरे के पूरे संचालन के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रत्येक देश में जो प्रणाली मौजूद है या जो मशीनरी है उसको सरकार कहेंगे। अब प्रश्न देखते हैं, स्वाधीनता के 75 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा, इसके बारे में जब लिखना हो तो सरकार सफल है या असफल है ये जानना होगा। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व, इससे है स्मार्ट गांव के बिना स्मार्ट शहर सकते हैं, ये प्रश्न मिलेगा।
पूरा सर तो एक की 6 क्लास का, इसलिए कुछ कुछ तैयार होगा ना, और आगे हम लोग को मिलते रहेगी। तो समझ में आया यहाँ तक?